नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। इस वीडियो में हम समझते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हमने पॉइंट बनाकर इस तरीके से आपके सामने रखा हुआ है और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर हो जाएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि हमारे केंद्र स्तर पर जो सरकारें गठित की गई हैं उसमें किसका कितना योगदान होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार हमारे देश में एक राष्ट्रपति होंगे जो कि कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। तब लेकिन संविधान में ये भी व्यवस्था की गई है कि जो कार्यपालिका के प्रमुख होंगे ये अकेले कार्य नहीं करेंगे, इनके लिए सहायता के लिए कुछ ग्रुप रखे जाएंगे। तो राष्ट्रपति के सहायता के लिए जो ग्रुप रखे जाते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उन्हीं को मंत्रिपरिषद बोलते हैं। तो जो भी कार्य करना होता है वह मंत्रिपरिषद करती है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। अब मंत्रिपरिषद में तो कुछ ग्रुप मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, लेकिन किसी भी ग्रुप में कोई ना कोई मुखिया होता है, कोई ना कोई प्रमुख होता है। तो मंत्रिपरिषद में जो मुखिया होता है उसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सहायता से इन मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये इनकी संरचना रही राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक एक करके समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है अनुच्छेद के बारे में कि हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा या मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी राष्ट्रपति की सहायता के लिए। तो अनुच्छेद 74 बोल सकते हैं या अनुच्छेद 74A, अनुच्छेद 74 का अनुच्छेद 74.1 ऐसे बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मंत्रियों की योग्यताएं क्या होती हैं उसको समझ लेते हैं। मंत्री अगर आप बनना चाहते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य, तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता, सबसे बड़ी योग्यता कि आप संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंत्रियों की योग्यता, यानी सबसे पहले अगर योग्यता आपके चाहिए तो संसद के किसी भी सदन का आप सदस्य होना चाहिए। और संसद में 2 सदन होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। या तो आप लोकसभा के सदस्य हों तब भी मंत्रिपरिषद के मंत्री बन सकते हैं, या राज्यसभा के सदस्य हों तब भी मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है और उसको जरूरी है मंत्रिपरिषद का मंत्री बनाना, तब क्या होगा? तब भी ऐसा वर्णित किया गया है संविधान में कि कोई भी व्यक्ति या तो सदन का सदस्य हो या ना हो, उसको 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। और अगर वह 6 महीने के बाद चुनाव फिर से नहीं जीत पाता है तो वह इस्तीफा दे देगा मंत्रिपरिषद से। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आगे मंत्रियों के कार्यकाल के बारे में पढ़ लेते हैं कि मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है। मंत्रियों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित कैसे होता है? मान लीजिए आज चुनाव हुआ तो आज का मंत्री 5 वर्ष के लिए रहेगा। अब यही मंत्री अगर 2 साल बाद मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता है तो उसके पास 3 साल बचे, तो 3 वर्ष तक वह मंत्रिपरिषद में कार्य कर सकेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई मंत्री आज चुनाव जीता और वह 3 वर्ष बाद मंत्रिपरिषद का सदस्य बना, उसके पास 2 वर्ष बचा, अब 2 वर्ष के लिए वह मंत्रिपरिषद का सदस्य रहेगा। तो इस तरीके से किसी भी मंत्री का कार्यकाल
निश्चित नहीं होता है, लेकिन अधिकतम कितना होता है तो 5 वर्ष का होता है। अब मंत्रियों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। हमारे जो मंत्रिपरिषद में मंत्री जो होते हैं उसमें 3 प्रकार के मंत्री गठित किए जाते हैं। सबसे पहला कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिनको बड़े बड़े विभाग या बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाते हैं। जैसे गृह मंत्रालय को गृह मंत्री सॉरी गृह मंत्री को गृह मंत्रालय, रेल मंत्री को रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्री को रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्री को वित्त मंत्रालय, ऐसे कई मंत्रालय दे दिए जाते हैं। तो उनको कौन से मंत्री बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। अब बात आती है इन मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। तो इन मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो बात हमेशा पूछी जाती है कि कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति कहते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। जैसे इसको समझ लेते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी बोल देंगे कि आप राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बना दीजिए, तो राष्ट्रपति राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बना देंगे। ऐसे जितने भी लिस्ट दे देंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को, तो वह राष्ट्रपति बना देंगे। राज्य मंत्री की बात कर लेते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं? राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री और दूसरा कैबिनेट मंत्री की सहायता करने वाले मंत्री। ये जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं इनका कुछ अलग ही विभाग होता है राज्य के स्तर पर, लेकिन कैबिनेट मंत्री की जो सहायता के लिए मंत्री होते हैं वह केवल और केवल कैबिनेट मंत्री की सहायता ही करते हैं, इनको कोई विभाग नहीं दिया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि राज्य मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री और दूसरा कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए मंत्री। तीसरा उपमंत्री। उपमंत्री की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, यानी कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री से भी अधिक होती है उपमंत्री की संख्या। लेकिन बात इतना है कि उपमंत्री दोनों जो है या तो कैबिनेट मंत्री की सहायता करेंगे या राज्य मंत्री की सहायता करेंगे। इनको कोई भी विभाग, कोई भी मंत्रालय नहीं दिया जाता है। इनका उद्देश्य केवल यह रहता है कि वह तो राज्य मंत्री की सहायता करें या तो कैबिनेट मंत्री की सहायता करें। दोनों के लिए भी सहायता के लिए उपमंत्री रखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। आपने कभी सुना होगा कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, तो उसमें कौन कौन से मंत्री बैठे हुए हैं उसको हम समझ लेते हैं। अगर आपने सुना है कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है तो इसका अर्थ है उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल हुए हैं उस बैठक में। लेकिन अगर आपने सुन रखा है कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई है तो इसका अर्थ है उस बैठक में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी बैठक बड़ा हुआ। मंत्रिपरिषद की बैठक बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और छोटी बैठक कौन सी है? तो मंत्रिमंडल की बैठक होगी क्योंकि इसमें मंत्रियों की संख्या कम होगी। क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या 20 होती है, 20 से 25 होती है, और प्रधानमंत्री 1 होते हैं, यानी 21, 22 या 25 मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में, जबकि मंत्रिपरिषद में 80 से 85 मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। तो इस तरीके से पूछा भी जा सकता है। तो किसका स्वरूप बड़ा होता है? तो मंत्रिपरिषद का स्वरूप बड़ा होता है। अब आगे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको किसी भी टॉपिक में दिया नहीं जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक मंत्री को एक विभाग दे दिया जाता है सामान्यतः, लेकिन ऐसा वर्णन कहीं पर किया नहीं गया है। एक मंत्री को एक से अधिक विभाग भी दिया जा सकता है। यानी अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं तो राजनाथ सिंह कभी रेल मंत्री भी बना दिए जा सकते हैं, उनको 2 विभाग भी दे दिया जा सकता है। दूसरी बात यह है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका क्या अर्थ होता है? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे मान लीजिए जो केंद्र स्तर पर सरकार होती है उसमें सबसे बड़ा प्रमुख कौन निभाता है? मंत्रिपरिषद ही निभाती है। अब मंत्रिपरिषद में जो भी फैसला लिया जाएगा वह डायरेक्ट जनता को तो सुनाया नहीं जा सकता। अब जनता के द्वारा चुने गए जो लोग हैं उनको तो सुनाया जा सकता है। तो जनता के द्वारा
चुने गए जो लोग होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। इसीलिए मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया फैसला डायरेक्ट जनता को ना सुना करके लोकसभा में सुनाना ही आसानी होता है। इसलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब एक बात और है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक मंत्री के दोषी पाए जाने पर मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री दोषी पाए जाते हैं। कभी आपके दिमाग में आया होगा कि बहुत सारे नेता सरकार का पैसा दबा लेते हैं, कुछ पैसा दबा लेते हैं और कुछ पैसा जनता में भेजते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि मंत्रिपरिषद के नेता ही कुछ सभी पैसा दबा ले जाते हैं, तो ऐसा गलत बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक मंत्री के दोषी पाए जाने पर मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री दोषी पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद में हम जानते हैं कि 80 मंत्री 85 मंत्री होते हैं। अब इसमें से अगर 80 मंत्री ग्रुप बना करके ये काम करें कि आधा पैसा दबा लिया जाए, आधा जनता में भेज दिया जाए, तो 80 में से कोई ना कोई मंत्री तो एक होगा ही जिसका पोल खुल सकता है, जिसके बारे में जनता जान सकती है। तो इस तरीके से अगर एक मंत्री के बारे में पता चल जाएगा तो 80 के 80 मंत्री निष्कासित कर दिए जाएंगे मंत्रिपरिषद से, पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छी बात है कि मंत्रिपरिषद में किसी भी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं हो पाता है। किसकी वजह से? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि एक मंत्री के दोषी पाए जाने पर सभी मंत्री दोषी पाए जाते हैं। एक मंत्री की पराजय होने पर मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री पराजित माने जाएंगे। बस इसी तरह आप समझ लेंगे तो इसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने इसको उदाहरण देकर के समझाया, उसी तरह आप इसको भी समझ लीजिए कि एक मंत्री की पराजय होने पर मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री पराजित माने जाएंगे। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो मंत्रियों को शपथ और मंत्रियों को नियुक्ति दोनों राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो किसकी सहायता से? प्रधानमंत्री की सहायता से। लेकिन जब शपथ दिलाया जाता है तो उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, यानी प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगली बात की चर्चा कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं वह गुप्त रखे जाते हैं, वह केवल और केवल लोकसभा में सुनाए जाते हैं, जनता को कभी नहीं सुनाए जाते। यहाँ से बार बार ये पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15% जो संख्या होती है वो अधिकतम संख्या मंत्रिपरिषद में हो सकती है। और मंत्रिमंडल में कितनी संख्या हो सकती है? तो मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लगभग 20 से 25 होती है और यहाँ पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लगभग 80 से 85 होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ से बन पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।